हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं जो आप लोग सही होंगे। तो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ लिए थे विधायिका के बारे में, जो कि हमारे संघ सरकार के यूनिट था एक। तो आज वही यूनिट का एक दूसरा यूनिट है कार्यपालिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं जो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक के वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीतिक अवधारणाएं। देखिए सबसे पहले कार्यपालिका को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो राजनीतिक अवधारणाएं कितना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो निर्णय लेने के लिए संगठित व्यवस्था है। देखिए ये जो राजनीतिक है इसमें क्या लिखा गया है, जो किसी व्यक्ति को जो है यहाँ पे वो संगठित व्यवस्था बनाया गया राजनीतिक अवधारणा में। दूसरा, कानून बनाना, लागू करना और विवाद सुलझाना। ये राजनीतिक अवधारणा में यही बताया गया है जो कानून कैसे बनाया जाएगा, विवाद कैसे सुलझाया जाएगा। तो उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे जो लोकतंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करना। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हुआ यहाँ पे, जो लोकतंत्र में जो है जवाबदेही क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर लोकतंत्र में जवाबदेही उत्पन्न नहीं होगा, अगर लोकतंत्र में अगर जवाबदेही नहीं सही से चलेगा तो हमारा लोकतंत्र भंग हो सकता है। और नीचे लिखा हुआ, चलिए तो ये समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे अब अगला टॉपिक है यहाँ पे कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका हम कहेंगे तो कहेंगे किसको आखिरकार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो देश के प्रमुख पदाधिकारियों से बना ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानूनों के आधार पर प्रमुख नीतियां आरंभ करना, निर्णय लेने और उन्हें कार्यान्वित करने की अधिकार होता है। यानी इसमें जितने जो देश के प्रमुख पदाधिकारी होंगे, इसमें क्या होंगे, जो नियम बनाए गए हैं उस नियम का जो है पालन करवाएंगे, बस यही। और इसके दूसरे भाषा में समझने के लिए जो है हम इसको दूसरा भाषा में कैसे समझेंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका संघ सरकार का वह अंग है जो कानून लागू करता है। तो देखिए दूसरे भाषा में अगर आसानी से समझा जाए इसको तो क्या बोलेंगे, कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, कानून को लागू किया जाता है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा तो कमेंट में इसको बताएं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य कार्य तो मेन यही है जो कानून कैसे लागू करेगा, और इसमें कार्यपालिका के जो विभिन्न चरण है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक यही था आप लोगों का जो यहाँ पे कार्यपालिका के प्रमुख कार्य, क्योंकि इससे पहले पढ़ लिए थे कार्यपालिका के परिभाषा और कार्यपालिका के प्रमुख कार्य जो है यहाँ पे लिखा हुआ है जो कानूनों को कार्यान्वित करना, यानी कि कानून जो बना है वो सही ढंग से कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये काम होता है कार्यपालिका के देखरेख करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है नीतियों का निर्माण करना, यानी पॉलिसी मेकिंग करेगा। जो नीति बना है और नीति में सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, ये काम किसका होगा, तो कार्यपालिका का होगा यहाँ पे काम। और नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जो प्रशासन चलाना, यानी कि जो ये प्रशासन जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, ये पर क्या इसका नियंत्रण करेगा कौन, तो कार्यपालिका करेगा। और नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे देश की सुरक्षा करेगा और विदेशी नीतियों का निर्माण करेगा। यहाँ पे जो विदेशी यानी कि फॉरेन रिलेशन है वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी विदेशों से मान लीजिए कुछ का निर्यात हो रहा है तो वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, वो क्या करेगा, कौन करेगा, तो ये कार्यपालिका करेगा। और नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो कार्यपालिका के प्रकार, यानी अब कार्यपालिका है तो इसका कौन कौन से प्रकार होगा। तो यहाँ पे कार्यपालिका के 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला हो गया यहाँ पे अध्यात्मक प्रणाली, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे प्रेसिडेंटियल सिस्टम, और दूसरा लिखा हुआ यहाँ पे संसदीय प्रणाली जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, और नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे अर्ध अध्यात्मक प्रणाली जिसे हम बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंटियल। तो तीनों को जो है अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ जो एकदम डीप में पढ़ेंगे, जो तीनों का क्या क्या काम होता है और तीनों कहाँ कहाँ पे है, जो कौन कौन सा देश में तीनों में से कौन सा लागू है और नहीं लागू है। तो चलिए यहाँ पे तीनों का जो है हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं कैसे। तो पहला लिखा हुआ यहाँ पे अध्यात्मक प्रणाली जिसे बोलते हैं हम प्रेसिडेंटियल सिस्टम। तो यहाँ पे जहाँ पर जो होता है वास्तविक शक्ति किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। और ये एग्जाम्पल कहाँ का लिया गया है, तो अमेरिका में। आप अमेरिका में देखे होंगे नाम है डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिका का जो ये राष्ट्रपति है वहां पे किसका राज चलता है, तो राष्ट्रपति का। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ पे देश का नाम पूछेगा तो
अमेरिका बताएंगे। अमेरिका में किसका राज चल रहा है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति का राज चल रहा है। वहाँ पे जो होता है वास्तविक पावर किसके पास होता है, तो वो राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट इसका लिखा हुआ विशेषता, जो राष्ट्रपति जो होगा क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि दोनों में से किसका ज़्यादा पावर किसके पास होगा, तो ये राष्ट्रपति के पास ही होगा। यानी राज्य के पावर भी और केंद्र का पावर भी है किसी के पास, तो ये राष्ट्रपति के पास ही होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे विधायिका से अलग, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, यानी क्या होता है विधायिका से अलग होकर के अपना नियम बना करके ये कानून को क्या करते हैं, लागू करता है। जो कि कौन सा देश में है, तो वो अमेरिका में है। तो यहाँ पे पहला खत्म हो गया आध्यात्मिक प्रणाली। अब दूसरा यहाँ चलते हैं कौन सा, तो ये संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली वो हमारे भारत देश में है। चलिए अब इस टॉपिक को हम चलते हैं लेकर के। चलिए तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या था उसके बाद, यानी आध्यात्मिक प्रणाली के बाद था यहाँ पे टॉपिक संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये क्या होता है, वास्तविक शक्ति का पास जो है, यानी कि वास्तविक शक्ति इसमें जो है किसके पास होता है, तो प्रधानमंत्री के पास होता है। और देन लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि भारत में है और ब्रिटेन में है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा जो बताइए जो किस देश में जो है वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है, तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन और हमारा भारत। और नेक्स्ट इसका विशेषता लिखा हुआ है, जो राष्ट्रपति जो होता है वो औपचारिक प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होते हैं। अध्ययन कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि अगर यहाँ पे कार्यपालिका कुछ भी करता है तो यहाँ पे विधायिका उसको बता सकते हैं, जब आप ये पॉलिसी मेकिंग जो किए उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे हैं तो आप सही से चलिए। और नेक्स्ट जो मतलब पढ़े थे उसमें जो 3 भाग था यहाँ पे कार्यपालिका था, यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, देन दूसरा था यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम और तीसरा था यहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो अब तीसरा यहाँ पे चल रहा है जो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास क्या होगा, यहाँ पे बराबर शक्ति होगा। किसके पास, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास क्या होगा, बराबर का शक्ति होगा। जो कि कौन सा देश में है, तो वो कि फ्रांस में है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग गया तो कमेंट करिए। चलते हैं आप दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या था, जो भारतीय कार्यपालिका यानी इंडियन एग्जीक्यूटिव। तो देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे भारतीय कार्यपालिका के यहाँ पे मुख्य 5 चरण है। पहला हो गया राष्ट्रपति, दूसरा हो गया उपराष्ट्रपति, तीसरा हो गया प्रधानमंत्री, चौथा हो गया मंत्रिपरिषद और हो गया नौकरशाही। तो अब इस सब के बारे में जो हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला राष्ट्रपति के बारे में यानी प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट का जो स्थिति है भारत देश में कैसा है, तो प्रेसिडेंट का जो स्थिति है भारत देश में वो जो है वो प्रमुख रखा गया, यानी संवैधानिक प्रमुख होता है, जो कि हम वीडियो के शुरू में ही जान चुके थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो राज्य का प्रमुख होते हैं साथ साथ जो है तो संविधान के ये रक्षक होते हैं, यानी संविधान के मेन रक्षक कौन होगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से संविधान के जो होता है मेन रक्षक कौन होगा, तो यहाँ पे राष्ट्रपति होंगे। कहाँ पे, तो इंडिया में। और नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे जो राष्ट्रपति का जो है चुनाव कैसे होगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कौन सा होगा, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता इसमें भाग ना लेकर के अपने जो है निर्वाचित प्रतिनिधि है उसके माध्यम से इसको जो है चुना जाएगा। किसको, तो राष्ट्रपति को। नेक्स्ट लिखा हुआ है राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होगा, तो लिखा हुआ है जो कार्यपालिका राष्ट्र कार्यपालिका, विधायिका, आपातकालीन शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, यानी कि जो राष्ट्रपति जो है पीएम और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अध्ययन लिखा हुआ विधायिकी शक्तियां, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई विधेयक जो है बना तो उस पर जो है हस्ताक्षर करने का साइन कौन करेगा, तो हमारा हस्ताक्षर जो है कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, यानी कि नियम बन जाएगा। देन लिखा हुआ है आपातकालीन शक्तियाँ, यानी मान लीजिए कोई इमरजेंसी होगा तो इमरजेंसी में जो मतलब निर्णय कौन लेगा, तो हमारे राष्ट्रपति लेंगे। आगे लिखा हुआ है जैसे न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि दया याचिका, जैसे मान लीजिए अगर किसी को फांसी होने वाला है तो उसको अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो फांसी रुकवा सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो होता है न्यायिक शक्तियाँ होता है। इसीलिए बोला जाता है राष्ट्रपति जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के अकॉर्डिंग चलता है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक आप वीडियो में जो बने रहें। इसका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उसके बदले में उपराष्ट्रपति काम करेंगे यहाँ पे, बस इसको यहाँ पे यही समझ लीजिए। और इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री तो पहले जान लीजिए, जो प्रधानमंत्री जो होता है इंडिया में उसके पास जो होता है रियल पावर होता है। और प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य यही होता है जो वो मंत्री के साथ मिल करके जो कार्य को जो है अच्छे से चलाए। तो चलते हैं प्रधानमंत्री के बारे में डीप में, इसके बारे में क्या होता है नहीं होता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ये था प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि प्रधानमंत्री के बारे में लिखा हुआ वास्तविक शक्ति होता है प्रधानमंत्री के पास भारत देश में। और नेक्स्ट लिखा हुआ है भारत में शक्तिशाली पद होता है। किसका, तो प्रधानमंत्री का जो पद क्या होता है, शक्तिशाली होता है। इसका कार्य, प्रधानमंत्री का जो कार्य क्या होगा,
तो मंत्री परिषद का नेतृत्व करना, नीति का निर्धारण करना, राष्ट्रपति को सलाह देना और संसद में बहुमत बनाए रखना। यानी कि राष्ट्रपति का यही काम है, जितने मंत्री लोग हैं उनके साथ मिल करके कार्यपालिका को सही ढंग से चलाना और अपना कार्य करना। और नेक्स्ट लिखा हुआ है जो संसद में जो है बहुमत को बनाए रखना, संसद को मतलब कि टूटने ना देना, एक दूसरे से क्या करना, अटैच करके रखना और जो है सही से कार्यपालिका को चलाना। और लिखा हुआ है जो राष्ट्रपति को सलाह देना, मान लीजिए अगर कोई काम अगर करना होगा तो राष्ट्रपति को सलाह देंगे जो थोड़ा इस काम को इस ढंग से करिए और इस ढंग से सलाह दीजिए आप अपने, ताकि ये जो है देश सही से चल पाए। और नेक्स्ट लिखा हुआ है मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आएगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। इसमें जो है 93वां संविधान संशोधन में जो है 60 से 70 मंत्री जो है नियत हो गया है। और उसके बाद लिखा हुआ है सामूहिक उत्तरदायित्व और पूरी मंत्री परिषद जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर संसद यहाँ पे कोई सवाल जवाब करते हैं तो मंत्री को इसका आंसर देना पड़ेगा। और इसमें एक सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो होता है वीटो पावर। क्या आता है? वीटो। रुकिए इसको जो है इरेज करके आपको समझाते हैं जो वीटो पावर क्या होता है। तो देखिए आपको समझाना था यहाँ पे वीटो पावर, यानी वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर देखिए यहाँ पे वीटो पावर वही होता है जैसे मान लीजिए मंत्री लोग जो है मिल करके सांसद के साथ कोई नियम बनाए और वो नियम बनाने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौन हुआ, संसद लोग हुआ, संसद या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि संसद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोग जो है यहाँ पे किसको, मान लीजिए यहाँ पे विधेयक बनाया, क्या बनाया? विधेयक, यानी कोई नियम बनाया और नियम बनाया कहाँ दिया? राष्ट्रपति के पास। क्योंकि आपको पता है जो राष्ट्रपति जो होता है अंतिम निर्णय लेता है, यानी मान लीजिए कोई नियम बना तो यहाँ पे किसका लास्ट सिग्नेचर होगा? तो यहाँ पे राष्ट्रपति का होगा, उसके बाद ही कोई एक्ट बन सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो है क्या सांसद और विधायक जो है वो क्या बनाया? विधेयक बना के कहाँ पेश किया? तो राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो इसको वापस भेज सकते हैं, जाइए आप इस पे जो है पुनः संशोधन करिए, उसके बाद ये नियम को हम बनाएंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रपति क्या किया? इसको रिटर्न कर दिए। क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। देन क्या होगा, ये लोग जो है फिर से क्या करेगा? उसमें कुछ संशोधन करेगा, फिर नहीं संशोधन करने का बोलेगा डायरेक्ट नहीं, इसको जो है फिर से भेज देगा कहाँ? राष्ट्रपति के पास। तो लास्ट में जब दोबारा भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति को इस पर अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीटो पावर होता है। यह क्या होता है? वीटो पावर होता है। और वीटो पावर में ये होता है एक पॉकेट रूल होता है, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे पर्चा उर्चा बना तो पर्चा बनने के बाद क्या वहाँ पे जेब में रख ले जाता है, राष्ट्रपति तक ये पहुँचता ही नहीं है। तो यही हुआ क्या वहाँ पे? वीटो पावर। अगर आपको वीटो पावर समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए वीटो पावर, वीटो पावर, वीटो पावर। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या था, जो संसद और कार्यपालिका के बीच के संबंध को, मतलब आइए देखते हैं लिखा हुआ है जो कार्यपालिका विधायिका से निकलते हैं, यानी कार्यपालिका जो है विधायिका से मिलकर बनती है। जैसे देखिए संसद का मतलब हुआ जो विधि का निर्माण करना, और कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? जो कि जो विधि को लागू करवाने का काम करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है संसद के प्रति उत्तरदायी, यानी कार्यपालिका जो है संसद के प्रति उत्तरदायी, यानी संसद अगर से कोई क्वेश्चन पूछता है तो कार्यपालिका का आंसर इसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर सकती है। यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है अगर संसद में यानी कि कोई अगर विश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा तो यहाँ पर सरकार भी गिर सकता है। इसीलिए संसद में जो है अविश्वास प्रस्ताव को बनाए रखने हटाने के लिए जो यहाँ पे संसद जो है नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ये बताता है जो यहाँ पे आईएएस आईपीएस जो है यहाँ पे वो नौकरशाही के अंतर्गत आता है, यानी डीएम एसपी जितना हो गया सब कहाँ आएगा? नौकरशाही में आएगा। और ये जो है कार्यपालिका का सबसे अस्थायी पद हुआ, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये सब जो है पढ़ लिख करके बनते हैं। और ये जो हुआ यहाँ पे संसद विधायक लोग ये सब जनता द्वारा चुने जाते हैं। और ये कार्यपालिका का जो अस्थायी सदन है यानी कि ब्यूरोक्रेसी, इसमें क्या होता है? जो नीतियों को लागू करना, प्रशासनिक सहायता देना और सरकार बदलने पर भी सरकार को बनाए रखना। अगर इसमें एक ये फैक्ट ये है, अगर कोई डीएम चाह दे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये मंत्री नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, भले ही बाद में उसको क्या करें सस्पेंड नहीं होना पड़ जाए, लेकिन इतना पावर होता है डीएम के पास, अगर वो चाह दे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मंत्री नहीं आए तो नहीं आएगा। हम राजनीतिक पढ़ाते हैं, राजनीतिक करते नहीं है। जिसको भी सीखना है आके यहाँ वीडियो में
सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है राजनीतिक संस्थाओं की चुनौतियां, यानी राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें जो क्या क्या चुनौतियां आ जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है अधिक नियम और जटिल प्रक्रिया। अगर यहाँ पे अधिक मतलब नियम बना देंगे तो जटिल प्रक्रिया यानी कि प्रक्रिया बहुत कठिन हो सकता है और प्रक्रिया जो है सही ढंग से नहीं चल पाएगा। इसीलिए जो है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए यहाँ पे जो है संसद लोग को आसान शासन प्रक्रिया बनाना पड़ता है, तरीका बनाना पड़ता है, ताकि जो लोकतंत्र सही ढंग से चल पाए। नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे जो निर्णय लेने की में देरी। अगर यहाँ पे निर्णय लेने में अगर देरी हो गया तो ये जो है यहाँ पे सरकार गिर भी सकती है। नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे भ्रष्टाचार और अक्षमता और लिखा हुआ जवाबदेही की कमी। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे संसद या विधायक जो नाम मात्र ही बन गया, मतलब उसको यहाँ पे संविधान का नॉलेज नहीं है और वो संसद विधायक बन गया, तो उसमें क्या होगा, इसका अकुशलता के कारण जो है सरकार गिर सकती है और सरकार सही मायने में नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ जवाबदेही की कमी। अगर मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है जो आपके जो राज्य में ये गलत काम हुआ है, आप उसका आंसर दीजिए, अगर वो नहीं दे रहा है तो ये भी क्या है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट में टाइप करें जो समझ में है। चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो में बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे है कंसेप्ट फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव के जरिए से देखो यहाँ पे, तो रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून सभी पे क्या होगा, समान लागू होगा। अगर कोई भी कानून बनेगा तो जितने भी व्यक्ति हैं या फिर जितने भी नागरिक है भारत देश के, उन पे क्या होगा, समान लागू होगा। और नेक्स्ट लिखा हुआ है जो सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि जो पावर का संतुलन होना अति आवश्यक है। यानी तीनों अंग जो है सरकार के जो यानी संघ सरकार के जो तीनों अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों हो गया आपस में संतुलन होना अति आवश्यक है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है चेक एंड बैलेंस यानी एक दूसरे को जो है नियंत्रण करते हैं। और एक दूसरे को नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सही ढंग से शासन यहाँ पे चलेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जो एग्जाम ओरिएंटेड समरी क्वेश्चंस फॉर क्विक रिवीजन। देखिए अगर आपको ये पूरा चैप्टर का जो है क्विक रिवीजन करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ पहला कार्यपालिका, भारत, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही। ये काफी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये समझ लेते हैं यानी एक समस्या जरूर समझते हैं, ये हुआ रोड मैप। अगर आपको ये रोड मैप सही से आ गया तो आप पूरा चैप्टर को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं ना इंग्लिश में समरी अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे ये टॉपिक पूरा कवर हो जाता है। लिखा हुआ यहाँ पे कार्यपालिका में जो कानूनों को लागू करने वाली संस्था, और भारत में लिखा, भारत में क्या चीज़ है तो संसदीय प्रणाली है। देखिए कितना ये समझ में आ रहा है। फिर राष्ट्रपति के बारे में क्या जानते हैं, जो राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। फिर प्रधानमंत्री के बारे में क्या जानते हैं, प्रधानमंत्री क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होते हैं। और मंत्रिपरिषद में हम क्या जानते हैं, जो क्या होते हैं, सामूहिक उत्तरदायी होते हैं। और नेक्स्ट लिखा हुआ है नौकरशाही, यानी ये जो है सरकार की कार्यपालिका कौन सा है, तो अस्थायी कार्यपालिका, यानी कि ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। और नेक्स्ट टॉपिक एक ही क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसमें आपको बताएंगे जो कैसे क्वेश्चन को लिखा जाएगा। और यूपीएससी नहीं, कोई भी आप एक कंपटीशन का एग्जाम ले लीजिए या फिर बिहार बोर्ड हो, 10th 12th कोई का एग्जाम हो, सब में क्वेश्चन क्या होगा, जरूरी होगा। तो उस टॉपिक को पढ़ा करके यहाँ पे चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर लास्ट बच गया था। टॉपिक यहाँ पे क्या है, यूपीएससी मेंस आंसर फ्रेम क्वेश्चन जो है, जो भारतीय कार्यपालिका के संरचना और कार्यों की व्याख्या करे। तो इसमें अब क्या मतलब जो टॉपिक है यही, इसका मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम या फिर यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर ऐसे देंगे। पहला जो इसके परिचय लिखेंगे, संरचना लिखेंगे, कार्य लिखेंगे, विशेषताएं लिखेंगे और निष्कर्ष। परिचय में क्या लिखेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का डिफिनेशन यानी कार्यपालिका का जो परिभाषा है वो लिखेंगे। और यहाँ पे संरचना यानी स्ट्रक्चर, यहाँ प्रेसिडेंट का स्ट्रक्चर लिखेंगे, पीएम का लिखेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लिखेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे कार्य यानी कि इम्प्लेसमेंट और पॉलिसी ऑन डिफेंस सिस्टम, यानी इसका जो पॉलिसी कैसे नीतियाँ बनाता है नहीं बनाता है वो, और डिफेंस सिस्टम यहाँ का कैसा है नहीं लिखना वो। और नेक्स्ट आता है इसका विशेषताएं यानी पार्लियामेंट्री के विशेषताएं कैसे लिखना है वो लिखेंगे उसके बारे में। और नेक्स्ट आता है निष्कर्ष यानी लोकतंत्र की क्या यहाँ पे भूमिका होती है नहीं होते हैं वो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, वीडियो भी समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक करें और इसको अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि वो भी वीडियो को देखे और समझे। अगर अच्छा लगा होगा चैनल तो चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दें। आपका जो यहाँ पे ये चैप्टर जो है ये खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 7। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए जोश और एक उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप लोगों को एक बात हम बोलना भूल गए थे, हम राजनीतिक पढ़ाते हैं, राजनीतिक करते नहीं, इसीलिए जो आप लोग आइए और वीडियो में
समझिए जो हम कैसे पढ़ा रहे हैं, और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं, ताकि हम भी एक मामूली सा टीचर है, चाहते हैं आप लोगों को अच्छा से पढ़ाएं, आप लोगों को समझाएं। आपका एक मतलब बड़ा भाई की तरह समझिए जो हमको पढ़ा रहे हैं। तब तक के लिए